आर्चेज एंड लिंटल्स आज हम लोग का टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्चेज इस तरह के स्ट्रक्चर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसे हम लोग आर्चेज कहते हैं। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कई जगह इस्तेमाल होता है क्योंकि ये ऊपर से जो लोड आता है उसको ईजिली ट्रांसफ़र कर देता है दोनों तरफ के कॉलम्स पे, और नीचे थ्रस्ट लोड जो आता है हमारा वो नीचे चला जाता है फाउंडेशन और सब बेस पे। आर्चेज इस तरह के शेप हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑफ वेज शेप्ड ब्लॉक्स। वेज शेप्ड मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे। वेज शेप जो है पीछे से मोटा होता है और आगे से पतला। ये जो जितने भी स्टोन्स आप देख रहे हैं ये सारे वेज शेप्ड स्टोन्स लगे हैं आर्चेज में। ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि आर्च की जो गुलाई हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उसका रेडियस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपरली प्रोवाइड हो जाए और दिखने में भी अच्छा लगे। तो आर्चेज में वेज शेप्ड स्ट्रक्चर्स क्या हैं, जो हमारे आगे से पतले होते हैं, जिनका आगे की लेंथ हमारी कम होती है और पीछे की ज़्यादा होती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग वेज शेप्ड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ये स्टोन्स की मदद से भी बनाया जा सकता है, ब्रिक्स की मदद से भी बनाया जा सकता है, और मसाले यानी कि मोर्टार जिसे बोलते हैं टेक्निकली, सीमेंट कोर्स सैंड का मसाला, ठीक है, उसकी हेल्प से जॉइंट करके आर्चेस बनाया जाता है। ये किसी भी विंडो की ओपनिंग पे या फिर और भी कोई ओपनिंग है, कोई दरवाजे की ओपनिंग है जो कि काफ़ी चौड़ी है और जिससे हमारा ऊपर का लोड जो है नीचे सब बेस सॉइल पे चला जाए, तो हम लोग आर्चेस प्रोवाइड कर देते हैं वहाँ पे। आर्चेस क्या करता है, ऊपर से जो लोड आता है उसको डायरेक्ट अबटमेंट या फिर पियर कॉलम्स पे ला करके नीचे छोड़ देता है सॉइल पे, सब बेस फाउंडेशन में। बीम भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिनको हम कहते हैं लिंटल, ठीक है। और बीम के अलावा हम लोग आर्चेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आर्चेस अच्छे लगते हैं, स्ट्रक्चरल व्यू में, पॉइंट ऑफ व्यू में भी आर्चेस होते हैं। तो आर्चेस काफ़ी जगह इस्तेमाल हुए हैं। आप रेलवे स्टेशन जाएंगे, चारबाग रेलवे स्टेशन, वहाँ पे कई सारे आर्चेस हैं। आप पुरानी बिल्डिंग्स में जाएंगे जो मुगल्स की बिल्डिंग्स हैं या राजपूतानाज बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पे भी आपको आर्चेस दिखाई देंगे, ठीक है। तो आर्चेस का कंस्ट्रक्शन ब्यूटी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। आर्चेस के एलिमेंट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, उनको भी आज डिस्कस कर लेते हैं एक बार और, ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको। तो एलिमेंट्स ऑफ आर्चेस, सबसे नीचे आप देख रहे हैं स्पैन ऑफ आर्चेस, जो कि क्लियर स्पैन है हमारा, जो आर्चेस के अंदर की लंबाई है। दोनों आप फिगर में देख सकते हैं, स्पैन लगा हुआ है। साइड में जो दो ब्रिक के कॉलम, ब्रिक की दीवारें बनी हैं, उसको हम लोग अबटमेंट एरिया बोलते हैं। अबटमेंट या फिर पियर, ब्रिक की दीवार की जगह कॉलम भी हो सकता है। कॉलम को हम लोग पियर भी कहते हैं, ठीक। पियर हमारे ब्रिजेस में भी यूज़ होते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं बीच में सेंटर लाइन है हमारी, जो आर्च की सेंटर लाइन है, जहाँ पे सेंटर पॉइंट, जहाँ आर्च का रेडियस है, ठीक है, आर्च का रेडियस है, तो ये हमारी सेंटर लाइन हो गई। ये सारे जितने भी ब्रिक्स लगे हैं आर्च में, ठीक है, ये वेज शेप्ड हैं क्योंकि ये आगे से कम इनकी विड्थ है और पीछे विड्थ ज़्यादा है। तो वेज शेप तभी हो पाएगा जब हम किसी भी चीज़ को कर्व में लाएंगे, तो अंदर का कर्व जो है हमारा छोटा होगा और बाहर का कर्व हमारा बड़ा होगा। तो जितने भी वेज शेप्ड स्टोन्स लगे हैं इन सबको वेज शेप्ड इसीलिए बोला जाता है। तो अंदर के पोर्शन को हम लोग इंट्राडोस कहते हैं, इंट्राडोस। और ये जितने भी वेज शेप्ड ब्लॉक्स आपके लगे इनको हम वाइज़र कहते हैं। बाहर का जो पोर्शन इनका है वाइज़र्स का, उसे हम एक्स्ट्राडोस कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका राइज। तो क्लियर राइज हो गई आपकी, जो हाइट हो गई आर्च की टॉप मोस्ट, तो वो आपकी क्लियर राइज हो गई। सबसे ऊपर पोर्शन आप देख सकते हैं क्राउन रखा हुआ है, तो उस टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ आर्च इज कॉल्ड क्राउन। और वहाँ जो पत्थर लगा होता है उसे हम की स्टोन भी कहते हैं। एक और वर्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्प्रिंगिंग लाइन। स्प्रिंगिंग लाइन मतलब जो सेंटर से पास हो रही हो आर्च के, और उसी से आर्च हमारा स्प्रिंग की तरह मोड़ा गया है। एक रेडियस लिया गया और स्प्रिंग की तरह मोड़ा गया। तो जहाँ से आर्च हमारी स्प्रिंग कर रही है एक सेमी सर्कुलर शेप में, उस लाइन को हम बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन है, ये दिखेगी नहीं, लेकिन उस लाइन को हम लोग स्प्रिंगिंग लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हॉन्च। हॉन्च क्या है, जो आपका पोर्शन होता है एक लेफ्ट आर्च, आप देखिए लेफ्ट पोर्शन, उसके जो बाहर का पोर्शन है वाइज़र के ऊपर का जो पोर्शन है उसे हम हॉन्च कहते हैं। अब इन डिटेल में हम लोग एक एक पार्ट को देखेंगे और उसको फिगर के साथ समझेंगे। टेक्निकल टर्म्स हैं, ये आपके एग्ज़ाम्स में आएगा, आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाने के बाद आपको एक या दो लाइनें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है।
तो वेरियस टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन आर्चेस। तो पहला हमने देखा नीचे की तरफ लिखा हुआ था हमारा अबटमेंट या फिर पियर। इस फिगर में आप देख सकते हैं नीचे आपकी ब्रिक वॉल है, इसकी जगह आप सीसी का कॉलम भी, सीमेंट कंक्रीट का कॉलम भी हो सकता है, स्टोन का कॉलम भी हो सकता है। तो ऐसे ही ऐसे जहाँ पे रेस्ट कर रहा है आर्च, रेस्ट हमारा कर रहा है, जहाँ पे लोड ये ऊपर का लोड नीचे ट्रांसफ़र कर पा रहा है, उस एरिया को हम लोग अबटमेंट या फिर पियर का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है अबटमेंट या फिर पियर, हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करता है आर्च को, ताकि आर्च हमारा रेस्ट कर सके और ऊपर से स्लैब से जो भी लोडिंग आ रही है उसको आसानी से नीचे फाउंडेशन या सब बेस में डाल सके। नेक्स्ट आता है आपका इंट्राडॉस, एक्स्ट्राडॉस और वाइजर्स। वाइजर्स आपके ये हो गए जितने भी वेज शेप ब्लॉक्स लगे हैं आर्च में, ये स्टोन के भी हो सकते हैं, ब्रिक्स के भी हो सकते हैं और सीमेंट कंक्रीट के भी हो सकते हैं। तो ये जितने भी आर्चेस के वेज शेप्ड स्ट्रक्चर्स लगे हैं इनको हम वाइजर्स का नाम बोलते हैं, VOUSSOIRS। वाइजर्स क्या हैं, वेज शेप ब्लॉक्स हैं। वाइजर्स के दो कोने होते हैं बेटा, अंदर का जो कोना है वो पतला होता है और बाहर का थोड़ा चौड़ा होता है। तो अंदर के कोने को हम इंट्राडॉस बोलते हैं, बाहर के कोने को हम एक्स्ट्राडॉस बोलते हैं। तो वाइजर्स क्या हो गए, वेज शेप्ड स्ट्रक्चर्स। अंदर के पोर्शन को हमने नाम दिया इंट्राडॉस और बाहर के पोर्शन को नाम दिया एक्स्ट्राडॉस। फिर आता है आपका स्प्रिंगिंग स्टोन। स्प्रिंगिंग लाइन हमने अभी आपको बताई थी, ये देखिए स्प्रिंगिंग लिखा हुआ है, सेंटर से जो लाइन पास कर रही है जिसके अकॉर्डिंग आपका जो आर्च है वो गोलाई में जा रहा है। ठीक है, उस इमेजिनरी लाइन को जो कि दिखेगी नहीं, उस लाइन को हम लोग स्प्रिंगिंग लाइन का नाम देते हैं। ठीक है, स्प्रिंगिंग स्टोन। स्प्रिंगिंग स्टोन क्या है, जो पहला स्टोन होता है, जो पहला वेज शेप्ड वाइजर होता है जहाँ से कर्व शुरू होता है, उस स्टोन को हम लोग स्प्रिंगिंग स्टोन बोलते हैं। ठीक है, पहला जो कर्व ब्लॉक है, वेज शेप ब्लॉक है, जहाँ से हमारा कर्व शुरू हुआ है, वो वेज शेप्ड स्टोन को हम लोग स्प्रिंगिंग स्टोन बोलते हैं, क्योंकि वहीं से स्प्रिंगिंग लाइन हमारी पास होती है। फिर क्राउन। क्राउन क्या है, टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ अ आर्च। ठीक है, जो बीच का स्टोन होगा जिसे हम की स्टोन भी कहते हैं, वाइजर। ठीक है, वो हमारा क्राउन का एरिया है, मेन क्राउन का एरिया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं फिगर में क्राउन क्या है। फिर है की स्टोन। की स्टोन मतलब जो दोनों तरफ से, की स्टोन मतलब क्राउन ही हुआ, क्राउन एरिया को बोलते हैं, और की स्टोन इस जो बीच में जो ब्लॉक है, जो बीच का वाइजर है, उसे हम लोग की स्टोन का नाम देते हैं। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि ये मेन स्ट्रक्चर होता है जो दोनों तरफ के वाइजर्स को आपस में मसाले की मदद से या फिर लाइम पुट्टी की मदद से जोड़े रखता है। ठीक है, तो इसे हम की स्टोन का नाम देते हैं। फिर आपके वाइजर्स लगे हुए हैं, वाइजर्स आप देख सकते हैं जो वेज शेप्ड ब्लॉक्स हैं सारे, जो अंदर से पतले हैं पीछे से चौड़े हैं। अब एक वर्ड आता है बेटा एसक्यू बैक। एसक्यू बैक क्या है, वो एरिया जहाँ पे ये आर्च रेस्ट कर रहा है। ये आर्च कहाँ रेस्ट कर रहा है, ये आर्च अबटमेंट, कॉलम या फिर पियर में रेस्ट कर रहा है। ठीक है, अबटमेंट उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पे ये आर्च रेस्ट कर रहा है। अबटमेंट के में हम लोग ब्रिक की वॉल इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोन्स की इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट यूनिट में पढ़ी भी थी। उसके अलावा हम लोग सीसी के कॉलम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस एरिया को जहाँ पे ये रेस्ट कर रहा है आर्च, जहाँ से आर्च शुरू हुआ है, उसे हम लोग एसक्यू बैक कहते हैं। ठीक है, वो एरिया का होती है पूरी, उसे हम लोग एसक्यू बैक कहते हैं। फिर है आपका स्पैन। तो क्लियर हॉरिजॉन्टल स्पैन, ये देखिए एक आर्च बना हुआ है, तो इसका जो क्लियर स्पैन है वो अंदर का एरिया है, क्लियर अंदर का पार्ट है, अंदर की लाइन है। तो क्लियर स्पैन। स्प्रिंगिंग लाइन आप दूसरा फिगर देखेंगे उसमें लिखी है स्प्रिंगिंग लाइन। तो स्प्रिंगिंग लाइन ही जो है हमारा वो क्लियर स्पैन हो गया। और राइज हमारा क्लियर क्या हो गया, जो वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि सेंटर से ली जाती है क्राउन वाले की स्टोन तक की। ठीक है, तो वो हमारी राइज हो गई। दो फिगर्स में आर्चेस बने हैं, देखिए लेफ्ट वाले फिगर में आर्च के ऊपर एक रेलवे का ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, रेलवे या रोडवे जो भी बना हो, ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं स्प्रिंगिंग लाइन, राइज, हॉन्च, हॉन्च हमारा इधर बाहरी का पोर्शन, की स्टोन, वाइजर्स, एक्स्ट्राडॉस, क्राउन, इंट्राडॉस, और ये इस वाले स्ट्रक्चर में ये जो एरिया है जहाँ से आर्च हमारा शुरू हो गया है, उसको हम लोग ये थोड़ा सा देखिए बड़ा सा बनाते हैं। तो इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पोस्ट। ठीक है, इम्पोस्ट कहते हैं।
कई सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, इसलिए मैंने कई सारे फिगर्स भी लगा दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज़ को हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हॉन्च ऑफ अ आर्च और स्पैंड्रेल। ठीक है, हॉन्च क्या हो गया? हॉन्च जो बाहरी पोर्शन हुआ हमारा, कहाँ का? ये देखिए, ये जो बाहरी पोर्शन है आर्च का, जो लेफ्ट पार्ट है वो हमारा हॉन्च हो गया, उस बाहरी पोर्शन को जो आर्च के बाद बना हुआ है। ठीक है, जो लास्ट पोर्शन है आर्च का, जो लेफ्ट आर्च में आपका दिख रहा है, या राइट में भी हम बता सकते हैं उसे, तो उसे हम हॉन्च का नाम देते हैं। फिर आता है स्पैंड्रेल। स्पैंड्रेल क्या है? ये ट्रायंगुलर वॉलिंग है, जैसे ये आपका आर्च बना, आप फिगर में देख सकते हैं। तो स्पैंड्रल्स क्या है? जैसे यहाँ से हम इस क्राउन से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो ये हमारी लाइन ऐसे जाएगी, और यहाँ से एक हम लाइन ऐसे खींचें अबटमेंट या फिर पियर से, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाएगी। तो वो जो ट्रायंगल सा एरिया बनता है, ठीक है, जो कभी कभी हम लोग को नहीं भी दिखता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता है, तो उस ट्रायंगुलर एरिया को हम लोग स्पैंड्रल्स का नाम देते हैं। ये आप देख सकते हैं फिगर में स्पैंड्रल बना हुआ है लेफ्ट में, फिर बीच वाले फिगर में स्पैंड्रल बना है, इसमें 2 आर्च लगे हुए हैं, और फिर राइट हैंड साइड वाले आर्च में आप देख सकते हैं उसके राइट हैंड साइड पे स्पैंड्रल्स बने हुए हैं। तो ये स्पैंड्रल क्या है? एक एरिया है जिसको एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी दी गई है आर्च की डेफिनेशन में। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स। ये सब हो गया आपका नॉमेनक्लेचर कि आर्च में किस चीज़ को क्या कहते हैं। आप लोग उससे देख लीजिएगा, डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, उसमें अगर कोई इशू है तो आप बताइएगा। नेक्स्ट है आपका फेलियर ऑफ एन आर्च। फेलियर, आर्च का फेलियर कैसे होता है? आर्च जो है हमारा वो कैसे टूट सकता है, कैसे वो डिमोलिश हो सकता है, कैसे वो गिर सकता है। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन है तो उसको हम लोग उसके प्लस पॉइंट्स भी पढ़ेंगे और उसकी नेगेटिविटी भी पढ़ेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उस एलिमेंट को कहाँ और कैसे और कब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला है एन आर्चेस फेल ड्यू टू, ठीक है, क्रशिंग ऑफ मशीनरी। भाई नीचे जो हमारी मशीनरी है, जो अबटमेंट पियर का जो एरिया है, अगर वो क्रश कर जाए, वो टूट जाए, तो ऊपर से आर्च हमारा फेल कर जाएगा। ऐसा तब हो सकता है कि जो आर्च डेवलप किया गया है ऊपर से उसकी लोडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिस लोड में वो बनाया गया है, जिस लोड में वो डिज़ाइन किया गया है, वो लोडिंग डिज़ाइन लोड से ज़्यादा हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रशिंग हो जाएगी नीचे जो भी अबटमेंट पियर या फिर जो भी मशीनरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर आर्च रेस्ट कर रहा है। तो क्रशिंग ऑफ मशीनरी मतलब पूरा जो आपका नीचे का जहाँ आर्च रेस्ट कर रहा है वो फेल कर जाए, तो हमारा ऊपर से आर्च भी फेल कर जाएगा। दूसरे तरीका हो सकता है स्लाइडिंग ऑफ वाइजर्स। जो बीच में स्टोन्स लगे हैं वाइजर्स, जो वेज शेप्ड स्टोन्स हैं, वो आपस में मोर्टार से जुड़े हैं। ठीक है, तो अगर मोर्टार हमारा फेल कर गया, लाइम पुट्टी हमारी बीच की जो बॉन्डिंग है दोनों के बीच की वो फेल कर गई, तो क्या हो जाएगा? वाइजर्स आपस में एक दूसरे के स्लाइड कर जाएंगे, ऊपर नीचे चले जाएंगे। ऐसे केस में भी फेलियर पॉसिबल है हमारा। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ सम जॉइंट्स अबाउट एन एज। जहाँ पे आर्च रेस्ट कर रहा है, आर्च जहाँ रेस्ट करता है उसे हम, उस एरिया को हम लोग एस्क्यू बैक कहते हैं। एबटमेंट या फिर पियर या फिर किसी भी वॉल पे वो रेस्ट करता है। अगर वहाँ पे जो जॉइंट दिया गया है वो जॉइंट फेल हो जाए, क्योंकि रेस्ट करने के लिए हमें एक जॉइंट बनाना पड़ेगा, अगर वो जॉइंट फेल हो गया तो हमारा रोटेशन हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वर्टिकल भी धस सकता है, हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकता है। तो किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में अगर वो एज हमारा जो जॉइंट है वो फेल कर जाएगा, तो हमारा रोटेशनल मूवमेंट हो जाएगा आर्च का, और आर्च हमारा डिमोलिश हो जाएगा, गिर जाएगा। लास्ट है आपका अनइवन सेटलमेंट ऑफ अबटमेंट और पियर, जो कि हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट में भी देखा था कि क्रशिंग ऑफ मशीनरी। तो उसी की तरीके अगर अनइवन सेटलमेंट हो गया सॉइल का, जो नीचे बेस है हमारा, फाउंडेशन है, अगर वो सेटल हो गई, सॉइल सेटल कर गई, सीपेज हो गया पानी का, तो फिर तब भी उस केस में हमारा सेटलमेंट हो जाएगा और हमारा आर्च फेल हो जाएगा। तो फेलियर ऑफ आर्च हम 4 तरीके से हो सकता है: क्रशिंग, स्लाइडिंग, रोटेशन और अनइवन सेटलमेंट। क्रशिंग ऑफ स्टोन्स की डिटेल में बताया गया है। क्या होता है, ऊपर से लोड हमारा जो आता है वो कंप्रेसिव लोड आता है। ठीक है, 2 तरह के लोड होते हैं, टेंशन और कंप्रेशन।
आपको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में देखा होगा आप लोगों ने, टेंशन और कंप्रेशन क्या होता है। तो ऊपर से जो लोड आया हमारा कंप्रेशन स्ट्रेस हो गया, किसके लिए, आर्च के लिए। और उसने क्या किया, मोर्टार जो हमारा लगा है, जो डिज़ाइन लोडिंग है उसके बियॉन्ड वो कंप्रेसिव स्ट्रेस बढ़ गया। तो जब उसके बियॉन्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस ऊपर से आ गया तो जितने भी वाइजर्स बीच में लगे हैं उनके बीच में जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस पास हो रहा है पहले वाइजर से दूसरे वाइजर के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू जैसे ही ज़्यादा हो जाएगी, हमारा क्रशिंग जो नीचे जहाँ रेस्ट कर रहा है आपका आर्च, वहाँ पे जो एरिया अबटमेंट एरिया है या फिर पियर है या फिर सीसी का कॉलम है सीमेंट कंक्रीट का, तो उस पर लोडिंग एकदम से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आर्च में क्या होता है, दो तरह की लोडिंग होती है। एक ऊपर से जो आर्च प्रोवाइड करता है, तो उससे क्या होता है, सीधे एक लोड नीचे की तरफ लगता है अबेटमेंट में, जिसे हम वर्टिकल स्ट्रेस, ऊपर से कंप्रेसिव स्ट्रेस जो आ रहा है उसकी वजह से एक वर्टिकल लोड हमारा आ जाता है। और दूसरा जो है आर्च के साइड में लगता है, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो दो तरह की लोडिंग आर्च में लगती है। तो थ्रस्ट भी हमारी बढ़ जाएगी और वर्टिकल लोडिंग भी जब ज़्यादा हो जाएगी ऊपर से कंप्रेसिव लोडिंग, तो हमारा फेलियर हो जाएगा। नीचे जो हमारी मशीनरी बनी है, जो भी दीवार बनी है, वो हमारी क्रश कर जाएगी और हमारा आर्च फेल हो जाएगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था स्लाइडिंग ऑफ वाइजर्स। वाइजर्स जो हमारे वेज शेप्ड स्टोन्स लगे हैं वो मसाले की मदद से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वो बीच में कहीं मसाला ख़राब लगा दिया या फिर वेदरिंग की वजह से इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ज़्यादा हीट हुई, ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा ठंड पड़ी, तो क्या होता है कि मसाला जो हमारा सीमेंट कोर्स सैंड का मसाला होता है वो हमारा वीक हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वाइजर्स के जॉइंट खुल जाते हैं और वाइजर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। स्लाइड करके बीच से अगर एक वाइजर भी गिर गया तो पूरा आर्च हमारा फेल हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का फेलियर हमारा हो जाता है, स्लाइडिंग ऑफ वाइजर्स। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ सम जॉइंट अबाउट एन एज। जहाँ पे जॉइंट है हमारे वाइजर्स के, तो जो हमारा एज होता है जॉइंट, सबसे लास्ट जो एसक्यू बैक का एरिया है, जो हमारे आर्च का सबसे लास्ट एरिया है, वहाँ पे अगर रोटेशन हो जाए, ठीक है, वहाँ पे जो वाइजर है उसके एज जॉइंट टूट जाए नीचे अबेटमेंट या पियर से, तो वहाँ रोटेशन हो जाएगा। क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर वर्टिकल भी मूव कर सकता है या हॉरिजॉन्टली मूव कर जाए। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा। जो लास्ट हमारा वाइजर है, जो जहाँ जुड़ा हुआ है जॉइंट है अबेटमेंट या पियर पे, तो वहाँ क्या होगा, फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रोटेशन जैसे ही हुआ, एक वाइजर हटा तो सारे वाइजर्स एक साथ गिर जाएंगे, क्योंकि उसी पे सारे वाइजर्स का लोड है। नेक्स्ट इज अनइवन सेटलमेंट। अनइवन सेटलमेंट मतलब फाउंडेशन जो है हमारी, उसमें ज़्यादा लोड आ गया और सॉइल जो है उसने अपना नेचर चेंज कर लिया और अनइक्वल सेटलमेंट हो गया, सॉइल धंस गई। तो फिर भी हमारा जितना भी सुपर स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो हमारा अनइक्वल सेटलमेंट में बदल जाएगा, कहीं धंस जाएगा, कहीं उठ जाएगा। तो सॉइल पे और फाउंडेशन पे भी बहुत निर्भरता रहती है सुपर स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट टर्म्स जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ आर्चेस। आर्चेस को हम कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। बेसिकली दो तरह के टाइप्स होते हैं, उसमें कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, किस मटेरियल से हम लोग ने आर्च बनाया, और नेक्स्ट है जॉइंट्स कितने हैं, उसमें कितने सेंटर्स हैं उस पर भी, क्योंकि आर्च एक गोलाई होती है, तो गोलाई के कई सेंटर हो सकते हैं, जैसे इलिप्टिकल हो सकता है, सेमी सर्कुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। तो कितने वहाँ पे सेंटर्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिस्कस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आर्चेस जो है, एन आर्च में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड वर्कमैनशिप। वर्कमैनशिप मतलब लेबर किस तरह से काम कर रही है, मटेरियल हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं शेप ऑफ कर्व। जो हमने कर्व आर्च में प्रोवाइड किया है वो हमारा शेप कैसा है उसका, उस पर डिपेंडेंट करता है। और नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेंटर्स, कितने सेंटर हैं आर्चेस के, उस पर भी डिपेंड करता है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल एंड वर्कमैनशिप अभी हम लोग देखेंगे। तीन तरह से है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। तो मटेरियल क्या हो सकता है हमारा, ब्रिक आर्चेस हो सकते हैं, भाई ईंटों के आर्चेस बनाए जा सकते हैं, जिसमें पहला है रफ ब्रिक आर्चेस, नेक्स्ट है एग्स्ड ब्रिक आर्चेस, नेक्स्ट है गॉज्ड ब्रिक्स आर्चेस। ये क्या है अभी हम फिगर से समझेंगे। नेक्स्ट है ब्रिक आर्चेस के अलावा हम स्टोन आर्चेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें रबल मशीनरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। रबल आर्चेस हम लोग ने पढ़ा था लास्ट यूनिट में, रबल मशीनरी क्या होती है।
और अशलर आर्चेस। अशलर आर्चेस के मशीनरी क्या होती है वो भी हम इसमें देखेंगे। फिर है गॉज्ड आर्चेस। गॉज्ड आर्चेस में प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक आर्चेस। प्रीकास्ट क्या होता है, जो पहले से ही कंक्रीट को हम लोग इंडस्ट्री में सरियों की मदद से, रेनफोर्समेंट की मदद से खींच करके पहले ही कास्टिंग कर लेते हैं। कास्टिंग हम ऑन साइट कंक्रीटिंग नहीं करते हैं। तो वो उस तरह की आर्चेस को जो लाए जाते हैं इंडस्ट्री से, डायरेक्ट लाए जाते हैं और इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, वैसे आर्चेस हमारे प्रीकास्ट आर्चेस होते हैं। नेक्स्ट है मोनोलिथिक कंक्रीट आर्चेस। अब एक एक करके हम इनको डिटेल में देखेंगे। पहला है रफ ब्रिक आर्चेस। ठीक है, रफ ब्रिक मतलब आप ये फिगर में देख सकते हैं, ब्रिक्स को अरेंज करके आर्चेस बना दिया गया है वेज शेप्ड कंस्ट्रक्शन करके मसाले की मदद से। दीज आर्चेस आर बिल्ट विद ऑर्डिनरी ब्रिक्स विच आर नॉट इन वेज शेप। वेज शेप में ये आर्चेस नहीं है। ठीक है, ये ब्रिक्स जो हैं ये वेज शेप में नहीं है, इनको वेज शेप मसाले की मदद से किया गया है। आप देख सकते हैं अंदर की तरफ मसाला कम थिकनेस का लगा है, बाहर की तरफ मसाला ज़्यादा थिकनेस का लगा। तो वेज शेप तो हमें प्रोवाइड करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गोलाई प्रोवाइड करनी है। अगर किसी चीज़ की गोलाई प्रोवाइड करनी है तो जाहिर सी बात है अंदर वो पतला होगा और बाहर वो उसका सिरा जो होगा वो चौड़ा होगा। तो मसाले की मदद से हमने अंदर का सिरा इसका पतला कर दिया है। सारे जो देखिए स्टोन्स लगे हैं, ब्रिक्स लगे हैं, और बाहर का जो सिरा है वो हमने चौड़ा कर दिया। ठीक है, तो रफ ब्रिक आर्चेस वही हो गया जो रफली हमने ब्रिक्स को मसाले की मदद से एक शेप में ला करके आर्च कंस्ट्रक्ट कर दिया है। इन आर्चेस को हम लोग रिलीविंग आर्चेस भी बोलते हैं। ऐसे ही आर्चेस जो बनाए जाते हैं उन्हें हम रिलीविंग आर्चेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एग्स्ड ब्रिक आर्चेस। एग्स्ड मतलब एग्स आप जानते हैं कुल्हाड़ी को कहते हैं, तो एग्स्ड ब्रिक मतलब एक पॉइंट हो उसमें। तो पॉइंट देखिए आप आर्च देख सकते हैं वो एग्स्ड शेप में है। ठीक है, ब्रिक्स को बनाया जाता है इस स्ट्रक्चर में, ब्रिक्स की मदद से एग्स्ड शेप का आर्च आपका बन गया। इसमें देखिए आप ऊपर एक्स बना है, बीच में एक वेंटिलेशन टाइप का गोल गोल आर्च बना है और नीचे दो आर्च बने हैं ओपनिंग पे। इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। ब्रिक्स आर कट टू वेज शेप। ब्रिक्स हमारे वेज शेप में काटे जाते हैं, मतलब अंदर से पतले बाहर से चौड़े। जॉइंट्स ऑफ आर्चेज आर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। वहाँ पे इससे पहले जो हमने देखा रफली में, वहाँ पे जॉइंट्स हमारे यूनिफॉर्म थिकनेस के नहीं थे। वहाँ अंदर की तरफ जॉइंट हमारे पतले थे, बाहर की तरफ जॉइंट मोटे थे, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रिक्स का इस्तेमाल किया था वो सेम साइज़ के ब्रिक्स थे। लेकिन यहाँ ब्रिक्स को हम लोगों ने वेज शेप में पहले ही से काट लिया और उनको लगाया। ठीक है, तो ऐसे ही जब कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं एग्स्ड ब्रिक आर्चेस, तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें हम एक ऊपर नुकीला टाइप का कंस्ट्रक्शन करते हैं और जो हमें आर्चेस प्रोवाइड करना पड़ता है वो हम ब्रिक्स को वेज शेप में काट के आर्चेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है गॉज्ड ब्रिक आर्चेस। ठीक है, गॉज्ड ब्रिक आर्चेस क्या है देख लेते हैं। एक्यूरेटली प्रिपेयर टू वेज शेप। वेज शेप में हमने ब्रिक्स को काटा, ठीक है, और वेज शेप में काटने के बाद उनको हमने एक्यूरेटली देखिए इस तरह से लगाया। ठीक है, लेफ्ट फिगर आप देख सकते हैं। इस तरह से जब लगाते हैं तो उन्हें हम गॉज्ड ब्रिक आर्चेस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशली शेप्ड ब्रिक नोन एज रबर ब्रिक्स। ठीक है, जब इस शेप में काटते हैं आर्चेस को, वेज शेप के स्टोन्स को, ब्रिक्स को, तो उन्हें हम बोलते हैं रबर ब्रिक्स। ठीक है, इस तरह से, और बीच का जो हमारा पोर्शन है क्राउन, उसको हमने थोड़ा ऊपर की तरफ कर दिया। लाइम पुट्टी की मदद से इसमें बीच में जॉइंट्स को हम लोग भरते हैं। इसमें सीमेंट मोर्टार नहीं यूज़ होता है, लाइम पुट्टी का इस्तेमाल होता है। राइट हैंड साइड जो फिगर है उसमें आप देख सकते हैं अनकट ब्रिक्स विद वेज शेप्ड मोर्टार जॉइंट्स। इसमें ब्रिक्स को देखिए हमने नहीं छुआ और मोर्टार जॉइंट को आगे से पतला किया, पीछे से चौड़ा किया। और जब ब्रिक्स को हम लोग कट करते हैं वेज शेप में तो उसे हम गॉज्ड ब्रिक कंस्ट्रक्शन कहते हैं, रबर ब्रिक्स, जो कि हमारा इस तरह का होता है। लेफ्ट वाले फिगर की तरह जो होता है उसे हम गॉज्ड ब्रिक आर्चेस बोलते हैं। फिर आता है रबल आर्चेस। ठीक है, रबल मशीनरी आपने अशलर मशीनरी पढ़ी थी। ठीक है, तो मेड ऑफ रबल स्टोन्स विच आर हैमर ड्रेस्ड रफली, जो कि हैमर और हथौड़ी और छेनी से उनको रफली हम लोग एक शेप और साइज़ में ले आते हैं, वॉइजर्स के शेप और साइज़ में ले आते हैं। ये आर्च में देखिए आप लोग ध्यान से, अंदर जो आर्च बना हुआ है
उसमें देखिए आपके जो स्टोन्स लगे हैं वो रफली हैं, एक साइज़ के नहीं हैं। वेस्ट शेप में तो हैं बट रफली हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। इस तरह के आर्चेस जो हैं हमारे, उनकी जो स्पैन होती है वो 1 मीटर तक की होती है, ठीक है। और इसमें हम मसाले सीमेंट की मदद से, मोर्टार की मदद से हम लोग जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे जॉइंट को हम लोग, ऐसे आर्चेस को हम लोग रबल आर्चेस कहते हैं। नेक्स्ट है अशलर आर्चेस। ये आर्च आप देख सकते हैं लगा हुआ है। स्टोन्स आर कट टू प्रॉपर शेप ऑफ वॉइजर्स एंड आर फुल्ली ड्रेस्ड, ठीक है। उसमें हम लोग रबल में क्या था, स्टोन्स का सेम साइज़ में कट नहीं किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें स्टोन्स को हम लोग सेम साइज़ में कट कर रहे हैं। अंदर की तरफ देखिए स्टोन्स पतले हैं, बाहर की तरफ चौड़े हैं, और सेम साइज़ में करने के बाद बीच में हमने क्राउन को ऊपर उठा दिया, ठीक है। और फिर हम लोग ने इसको पैक कर दिया सीमेंट या फिर लाइम मिट्टी की मदद से, ठीक है। तो इसमें जो वाइजर्स हैं उन सब की सेम थिकनेस है। बीच के जो क्राउन है उसको हम लोगों ने थोड़ा बढ़ा दिया है। इस तरह के आर्चेस को हम लोग अशलर आर्चेस बोलते हैं, रबल रॉक आर्चेस और अशलर रॉक आर्चेस। नेक्स्ट एक क्लासिफिकेशन और देखा था हमने कंक्रीट में, जो प्री कास्ट कंक्रीट ब्लॉक आर्चेज होते हैं। प्री कास्ट मतलब इनका जो प्री कास्टिंग हुई है, इनको इंडस्ट्री में ही कास्ट किया गया है, कास्ट करके इनको साइट पे ला करके देखिए इंस्टॉल कर दिया गया। तो इस तरह के आर्चेस जो साइट पे लाके खाली उनका इंस्टॉलेशन होता है, उनकी ढलाई नहीं होती है, ऐसे आर्चेस को हम लोग प्री कास्ट कंक्रीट ब्लॉक आर्चेस बोलते हैं, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर स्मॉल ओपनिंग्स इन बिल्डिंग। स्मॉल ओपनिंग्स जो होती हैं बिल्डिंग्स में, उनका इसमें यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो वाइजर्स होते हैं, वाइजर्स इसमें अलग अलग ब्लॉक में तो होते नहीं हैं, ठीक है। तो सीमेंट कंक्रीट के ही ब्लॉक होते हैं इसमें, और एक ही तरह का ब्लॉक होता है, पूरा एक ही सिंगल स्पैन होता है। तो उसमें अलग अलग आप डिवाइड नहीं कर सकते जैसे हम स्टोन और ब्रिक में कर रहे थे। इसमें जो आपकी सीमेंट कंक्रीट यूज़ हुई है, जनरली हम छोटी अगर हमारी आर्च है तो वहाँ पे हम रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर बड़ी आर्च है तो रेनफोर्समेंट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो आपका वाइज़र है वो एक हिस्सा इधर का जो लेफ़्ट पोर्शन है, ये पूरा वाइज़र है, ठीक है। इसमें अलग अलग छोटे छोटे ब्लॉक्स डिवाइडेड नहीं है, ऐसा ब्रिक्स और स्टोन में ही हो सकता है। तो ये एक तरह का मोनोलिथिक टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है। आगे हम और देखते हैं। ये देखिए आपका मोनोलिथिक कंक्रीट आर्चेस। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हो गया मोनोलिथिक, इसमें देखते हैं पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कास्ट इन सीटू कंक्रीट। यहाँ पे क्या किया हमने, जो ये देखिए स्ट्रक्चर बना है, इसमें बहुत सारे आर्चेस हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपको सीसी की ढलाई, सीमेंट कंक्रीट की ढलाई साइड पे ही करनी पड़ी। इसमें ये ऐसा नहीं है कि हम प्री कास्टिंग कर दिया, इसमें प्री कास्ट था, ला करके साइड पे इंस्टॉल किया और उसे एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बना दिया। लेकिन मोनोलिथिक कंक्रीट आर्चेस क्या है, तो ये उसकी हम कास्टिंग ऑन साइट ही कर रहे हैं, ठीक है। क्वाइट सूटेबल फॉर लार्जर स्पैन, 3 मीटर के आसपास, ठीक है। इसमें क्यूरिंग करनी पड़ती है। क्यूरिंग मतलब पानी देना। पानी अगर हम लोग कहीं डाल रहे हैं कंस्ट्रक्शन में तो उसे हम लोग क्यूरिंग कहते हैं। क्यूरिंग मतलब पानी देना, ठीक है। इज़ डन फॉर 2 to 4 वीक्स। सीसी का हम लोग आर्च बनाया, ठीक है, और रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करी। अगर बड़ा आर्च है तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करी, छोटा आर्च है तो नहीं करी। वहाँ पे प्रॉपर्टी देखते हैं सीमेंट कंक्रीट की, तब हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन में हम लोग को क्यूरिंग भी करनी पड़ती है। जनरली हर कंक्रीट का स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग पानी ज़रूर डालते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है। शेप में हमने 3 तरह से क्लासिफिकेशन पढ़े थे, तो ये दूसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप। तो पहला है फ्लैट आर्च, दूसरा है सेगमेंटल आर्च, तीसरा है सेमी सर्कुलर, चौथा है रिलीविंग, पांचवा है डच या फिर उसे हम फ्रेंच आर्च भी कहते हैं। अभी एक एक करके देखेंगे क्या है ये। फ्लैट आर्च अभी हम लोग ने देखा था स्ट्रक्चर, फ्लैट आर्च वहाँ पे भी था। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है जिसमें क्राउन बड़ा है बीच वाला पोर्शन, तो उसे हम फ्लैट आर्च कहते हैं, ठीक है। इसका स्पैन जनरली 1.5 मीटर के आसपास का होता है। ये एक तरह का लिंटल की तरह एक्ट करता है। लिंटल अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्लैट आर्च ये हो गया जिसमें कोई गोलाई नहीं है। नेक्स्ट है आपका सेगमेंटल आर्च, ठीक है।
सेगमेंटल इन शेप एंड प्रोवाइडेड ओवर द ओपनिंग्स, ठीक है। सेगमेंटल मतलब इस तरह से देखिए एक विंडो की ओपनिंग है, ठीक है। सेगमेंटल इन शेप मतलब ये आपके जितने भी बीच में आपके ब्लॉक्स लगे हैं इनका एक सेंटर है, ठीक है। ये देखिए पहले से इसका वुड का जो स्ट्रक्चर बना है, लकड़ी का टिम्बर का जो स्ट्रक्चर बना है, उसी के शेप में हमने आर्च भी बना दिया, तो सेगमेंटल हो गया, ठीक है। इसकी वही स्प्रिंगिंग लाइन है जो नीचे वुड के आर्च की स्प्रिंगिंग लाइन, ठीक। तो सेगमेंटल क्यों बोला, क्योंकि ये नीचे से ही इसका सेगमेंट डिसाइडेड था कि ये ऊपर इसका आर्च कैसे बनना है। तो इस तरह के आर्चेस को हम लोग सेगमेंटल आर्च बोलते हैं, जो कि ब्रिक्स की मदद से यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट इज सेमी सर्कुलर आर्च। सेमी सर्कुलर आर्च, ठीक है। द शेप ऑफ अ कर्व गिवन टू द आर्च सॉफिट इज सेमी सर्कुलर। आर्च सॉफिट मतलब समझते हैं, सॉफिट क्या है, आर्च का जो हमारा आर्च का एरिया अंदर का तरफ का होता है, ये जो सफ़ेद एरिया आप देख रहे हैं लकड़ी के बाद, इसे हम सॉफिट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, सेमी सर्कुलर इन शेप होता है। सेमी सर्कुलर मतलब पूरा सर्कुलर आर्च है और इसका जो सेंटर है वो स्प्रिंगिंग लाइन की उस पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पोस्ट जो एरिया है हमारा, इम्पोस्ट एसक्यू बैग जो है हमारा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, इम्पोस्ट, ठीक है, जहाँ आर्च हमारा रेस्ट कर रहा है। आर्च कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, ये ब्रिक मशीनरी है, ब्रिक पे रेस्ट कर रहा है। अबटमेंट या फिर पियर भी इस एरिया को हम लोग बोल सकते हैं। तो शेप ऑफ अ कर्व जो कि पूरी तरह से सेमी सर्कुलर है, ऐसी कर्व को हम लोग सेमी सर्कुलर आर्च का नाम देते हैं। सॉफिट क्या हो गया, ये जो सफ़ेद एरिया आप लोग देख सकते हैं बीच में आर्च के नीचे जस्ट लकड़ी के बाद, इसे हम सॉफिट ऑफ आर्च बोलते हैं, जो कि प्योर सेमी सर्कुलर शेप में होता है। देखिए आपके सेमी सर्कुलर आर्च का एक फिगर है, इसमें आर्चेस हमारे जितने भी हैं वो सेमी सर्कुलर आर्चेस प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका रिलीविंग आर्च, ठीक है। ये आप आर्च देख रहे हैं विंडो के ऊपर गोल सा ये आर्च बना हुआ है, ठीक। पढ़ते हैं इसमें क्या है। व्हेन वुडन लिंटल इज प्रोवाइडेड ओवर द वाइडर ओपनिंग, ओपनिंग के ऊपर हम एक वुडन लिंटल, वुड की मदद से लिंटल बना करके प्रोवाइड करते हैं। अ ब्रिक रिलीविंग आर्च इज कंस्ट्रक्टेड। ये देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन विंडो है ऊपर वाली, ठीक है, इसके ऊपर जो लिंटल प्रोवाइडेड है ये आपका वुडन लिंटल है। तो ऐसी जगह पे लोड को ऊपर से लोड मान लीजिए ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे हम एक ब्रिक का आर्च बना देंगे, ठीक है। ऐसे आर्चेस को हम लोग, क्योंकि ये आर्च क्या करेगा, इस वुडन लिंटल पे लोड कम कर देगा, ओपनिंग पे लोड ज़्यादा नहीं आएगा, और ये आर्च क्या करेगा, अपने ऊपर लोड झेल लेगा और नीचे वॉल पे प्रोवाइड करा देगा, ठीक। तो यहाँ पे वुडन देखिए नीचे वाली फिगर में वुडन लिंटल दिया गया, उसके ऊपर हमने आर्च प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब लिंटल के ऊपर आर्च प्रोवाइड कर देते हैं तक जिससे कि सारा लोड लिंटल के ऊपर ना जाए, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस को हम लोग रिलीविंग आर्च बोलते हैं। नेक्स्ट है डच और फ्रेंच आर्च। ये सिमिलर टू द फ्लैट आर्च इन डिज़ाइन, फ्लैट आर्च अभी हमने पढ़ा था, वो उसी की तरह ये डच और फ्रेंच आर्च भी होता है, बट डिफर इन शेप एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसका शेप थोड़ा सा, इसमें जो वेजेस ब्लॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं इसका शेप देखिए अलग है। पहले देखिए 60 डिग्री एंगल है लमसम, और यहाँ पे इसको ऐसे प्रोवाइड किया, बीच में आकर के फिर इसका अपोजिट डायरेक्शन से प्रोवाइड किया गया। तो ऐसे आर्चेस भी हम लोग बनाते हैं। ऐसे में आर्चेस हम लोग जनरली स्मॉल ओपनिंग्स जो होती हैं बिल्डिंग में वहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। ऐसे आर्चेस जो होते हैं इनको डच और फ्रेंच आर्च का नाम दिया जाता है। लास्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेंटर्स। कितने सेंटर हैं आर्च में, एक गोलाई प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन वो गोलाई कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेंटर हो उस गोलाई का, ठीक है। सेमी सर्कुलर आर्च है तो जाहिर सी बात है कि एक ही सेंटर होगा, लेकिन अगर सेमी सर्कुलर आर्च नहीं है तो आपके कई सेंटर्स भी हो सकते हैं आर्च के। अभी हम देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा फिगर से। 1 सेंटर्ड आर्च, 2 सेंटर्ड आर्च, 3 सेंटर्ड आर्च, 4 सेंटर्ड आर्च, 5 सेंटर्ड आर्च। 5 क्लासिफिकेशन है इसमें। 1 सेंटर्ड आर्च जिसमें आर्च का एक ही सेंटर होगा, सेगमेंटल, सेमी सर्कुलर, फ्लैट आर्च कम अंडर दिस कैटेगरी। सेगमेंटल अभी हमने पढ़ा था, सेमी सर्कुलर भी पढ़ा था, फ्लैट आर्च भी पढ़ा था, इन सब का एक ही सेंटर होता है, ठीक है।
समटाइम्स अ परफेक्टली सर्कुलर आर्च नोन एज बुल आई आर्च, जो परफेक्ट सर्कुलर होता है ऐसे आर्च को हम लोग बुल आई आर्च कहते हैं। प्रोवाइडेड फॉर सर्कुलर विंडो, अगर कोई सर्कुलर विंडो है हमारी, उसके ऊपर हमें परफेक्टली सर्कुलर आर्च प्रोवाइड करना पड़ेगा। उस आर्च को हम लोग कहेंगे सेगमेंटल सेमी सर्कुलर आर्च हैविंग वन सेंटर। क्लियर? ये आप देख सकते हैं जो ब्रिज बना हुआ है, इसके साइड में देखिए, आप साइड में देखिए, यहाँ पे जो आर्च प्रोवाइडेड है उसका एक ही सेंटर है, क्योंकि ये परफेक्टली सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्च है। नेक्स्ट है टू सेंटर्ड आर्च। टू सेंटर्ड आर्च क्या? पॉइंटेड। इसमें कौन से आर्च आ जाते हैं? इसमें पॉइंटेड सेमी इलिप्टिकल आर्चेज आते हैं जिसमें दो सेंटर होते हैं। दो सेंटर का मतलब ये जो कर्व प्रोवाइड किया गया है ये पूरी, इसका एक सेंटर नहीं है भाई। किसी से कोई हम अगर गोलाई प्रोवाइड करते हैं तो उसका एक सेंटर होता है, लेकिन अगर आधे का एक सेंटर हो और आधे का एक सेंटर हो तो अलग अलग दो तरह के कर्व हो जाएंगे जो आपस में एक दूसरे से मिला दिए जाते हैं क्राउन की और की स्टोन की मदद से। तो ऐसे जहाँ पे ये जो आर्च हमारा है उसका आधा पोर्शन जो है उसका अलग सेंटर है और दूसरे का अलग सेंटर है, तो ऐसे आर्चेस को हम लोग टू सेंटर्ड आर्च बोलते हैं। ऐसा होगा तो बीच का पोर्शन क्या हो जाएगा? पॉइंटेड हो जाएगा, नुकीला हो जाएगा। ठीक है, तो सेमी इलिप्टिकल आर्चेस जो होते हैं उनकी कैटेगरी है ये टू सेंटर्ड आर्च की, और पॉइंटेड भी इस तरह के टू सेंटर्ड आर्च होते हैं। ये देखिए थ्री सेंटर्ड आर्च, इसमें क्या आता है? इलिप्टिकल आर्चेस कम अंडर दिस कैटेगरी। O1, O2, O3 आर द सेंटर। अब ये देखिए आर्च वुड का बनाया गया है, ठीक है, इसमें अलग अलग सेंटर है। ठीक, यहाँ जो कर्व साइड में प्रोवाइड किया गया उसका O2 सेंटर है, साइड में जो यहाँ कर्व प्रोवाइड किया गया है उसका O3 सेंटर है, और बीच में जो कर्व प्रोवाइड किया गया है, ये जो बीच में कर्व आप देख सकते हैं, इसमें तीन कर्व दिख रहे हैं बेटा, एक ये इधर लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, और एक ये बीच का कर्व। तो ऐसे कर्व अगर प्रोवाइड किए गए तीन सेंटर की मदद से तो उन्हें हम थ्री सेंटर्ड आर्च कहते हैं। तो वन सेंटर में वन सेंटर, टू सेंटर में टू, और ये हो गया थ्री सेंटर। लास्ट है हमारा सेकंड लास्ट फोर सेंटर्ड आर्च। फोर सेंटर आर्च जनरली हम लोग को वेनिटियन आर्च में दिखाई देगा। वेनिटियन आर्च फोर सेंटर्ड आर्च को ही कहते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए सबसे पहला फिगर जिसमें सेगमेंटल आर्च बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं थ्री सेंटर्ड आर्च बना है जिसमें तीन सेंटर लगे हुए हैं, एक, ये दो और ये तीसरा। ठीक है, अब जब फोर सेंटर आर्च है तो इसमें चार सेंटर है। ठीक, एक इसका, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का, फिर उसके बाद एक ये और कर्व गया है दो, ठीक, फिर ये इधर वाला जो कर्व आया है राइट हैंड साइड से वो तीन, और फिर ये फोर्थ कर्व जो आया है ये चार। तो चार सेंटर जब निकलेंगे आर्च में, ठीक है, तो चार सेंटर्ड आर्च हो गया। ये फिगर्स आपको एग्जाम्स में बनाने पड़ेंगे। चार सेंटर मतलब कि चार कर्व से वो आर्च बना है। थ्री सेंटर मतलब तीन कर्व की मदद से वो आर्च बना। ठीक है, लास्ट है फाइव सेंटर्ड आर्च। फाइव सेंटर्ड मतलब उसके पांच सेंटर हैं, उन आर्चेस के पांच सेंटर हैं।